हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट को हम लोग ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इस टॉपिक की डेफिनेशन से लेकर इसके मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर ब्रेन स्ट्रोक की डेफिनेशन से। So, CVA or brain stroke is the infarction of a specific portion of the brain due to insufficient blood supply. So, cerebrovascular accident क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो ब्लड सप्लाई मिलती है ना, हमारे ब्रेन के जो भी टिश्यूज़ और सेल्स हैं, वो जो ब्लड सप्लाई होती है ना, वो जब स्टॉप हो जाती है और उसकी वजह से अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन को बोलेंगे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। अब बात करते हैं इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। इन्फेक्शन का मतलब है डेड ऑफ ब्रेन टिश्यू। ब्रेन के अंदर क्या होता है ना, जो भी टिश्यूज़ प्रेजेंट है उन सारे टिश्यूज़ को क्या होता है ना, हमारी आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई मिल रहा होता है। ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक ब्लड ब्लड वेसल है। जो ये ब्लड वेसल्स है ना, इसके थ्रू मान लो कोई भी टिश्यू है, टिश्यू ब्रेन का टिश्यू है ना, उसको ब्लड सप्लाई मिल रही है। अगर इस ब्लड वेसल के अंदर कोई भी क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर क्लॉट बन जाएगा तो वेसल के अंदर जगह कम होगी और ब्लड सप्लाई है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगी। उसकी वजह से अगर किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई ना मिले और वहाँ के टिश्यूज़ की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं इन्फेक्शन। ठीक है। और अगर इन्फेक्शन होने की वजह से ब्रेन के टिश्यूज़ की डेथ हो जाए तो उस चीज़ को बोलेंगे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के अंदर इसको दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? इट कॉज बाय इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। इस्चेमिक का मतलब क्या होता है पता है? इस्चेमिक का मतलब होता है कि जब किसी भी कोई भी टिश्यू है या कोई भी सेल है, उसको जो ब्लड सप्लाई मिल रही है ना ब्लड वेसल्स के द्वारा, वो रिड्यूस हो जाए। अब वो रिड्यूस कैसे होगी? कोई भी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन है उसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगी, या फिर कोई थ्रोम्बाई है उसके फॉर्मेशन की वजह से रिड्यूस हो जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है या इंटरप्शन देखने को मिलता है उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक है ना, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। कॉजेज़ के अंदर फर्स्ट है सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस क्या होता है? इट मीन्स थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द सेरिब्रल आर्टरी लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। अब देखो, अगर किसी भी ब्लड वेसल के अंदर कोई भी आर्टरी है जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को हम लोग बोलेंगे सेरिब्रल आर्टरी। सेरिब्रल आर्टरी का क्या मतलब है? ब्रेन को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है उसको बोलेंगे सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है। अगर उसके अंदर कोई भी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि एक ब्लड क्लॉट बन गया यहाँ पर, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है यहाँ से जारी होगी, जो भी ब्लड पास हो रहा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ब्रेन के टिश्यूज़ और सेल्स को भी जो है ब्लड वो कम मिलेगा, उसकी वजह से सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। वहीं पर अगर बात करें सेरिब्रल एम्बोलिज्म के बारे में, एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है ना, कि कोई भी अलग बॉडी पार्ट है वहाँ से कोई भी ब्लड क्लॉट है वो ट्रेवल करता हुआ अगर ब्रेन की सेरिब्रल आर्टरी के अंदर आकर फंस जाए या फिर स्टक हो जाए तो उसको बोलेंगे एम्बोलिज्म। ठीक है। इट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द सेरिब्रल आर्टरी लीड्स टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई। एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि थ्रोम्बस जो होता है ना वो ब्लड वेसल के अंदर फॉर्म होता है, और एम्बोलाई जो होता है वो किसी दूसरे बॉडी पार्ट या ब्लड वेसल्स में से ट्रेवल करता हुआ कहीं पर आकर स्टक हो जाता है। इन दोनों के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, और इसकी वजह से ब्लड की जो ब्रेन की जो टिश्यूज़ है उनको ब्लड सप्लाई कम मिलती है। ये था हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है सेकंड क्लासिफिकेशन या सेकंड टाइप, जो कि है हेमरेज स्ट्रोक। अब हेमरेज स्ट्रोक क्या होता है? सेरिब्रल हेमरेज मींस ब्लीडिंग इन ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर कोई भी ब्लीडिंग हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, एंड इट अकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ सेरिब्रल आर्टरी। जो भी सेरिब्रल आर्टरी है ना ब्रेन की, जो कि ब्रेन के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है,
अगर उसके अंदर कोई भी रप्चर हो जाए, उसके अंदर कोई भी डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होगी। अगर वो भी जो उसकी वजह से कॉजेज ऑफ कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होने की वजह से जो सेरिब्रल आर्टरी है, अगर वो रप्चर हो गई और ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई, तो उसको भी हम लोग हेमरेज के अंदर कंसिडर करेंगे। वहीं पर अगर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी हो गई जिसकी वजह से भी जो ब्लड है पेशेंट का वो बह गया अगर बाहर, या फिर अगर ब्लड ब्लड क्या बोलते हैं, ब्लड लीक हो गया बॉडी से या ब्रेन से, तो उस कंडीशन के को भी हम लोग है ना हेमरेज के अंदर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। अबाउट 87% केसेस ऑफ स्ट्रोक आर ड्यू टू इस्चेमिक, इस्चेमिक की वजह से ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं, अबाउट 87%। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर्स का मतलब हमारे पास कॉजेज़ होता है कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से आपको सीवीए या फिर ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है। सबसे पहले तो होते हैं नॉन मॉडिफेबल कॉजेज़। नॉन मॉडिफेबल कॉजेज़ का मतलब क्या है कि ऐसे कॉजेज़ जिनको हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करके या फिर अपनी हैबिचुअल के अंदर कोई भी चेंज करके उनको ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि एडवांस एज, बढ़ती एज के साथ जो होते हैं ना, सीवीए होने के चांसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं। अबाउट 55 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों को सीवीए होने के चांसेस हाई होंगे, वहीं पर मेल के अंदर ये चांसेस और ज़्यादा होंगे। तो ये तो हो गए नॉन मॉडिफेबल केसेस जिनको हम लोग नहीं कर सकते करेक्ट। वहीं पर मॉडिफेबल कॉजेज़ की बात करें तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से जो आपके पास सेरिब्रल आर्टरी है उसके अंदर रप्चर या डैमेज होगा जिसके चलते इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो कहीं पर सीवीए को जाकर कॉज करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट्रियल एब्रिलेशन। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ है। अगर लिपिड का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, और ब्लड क्लॉट की वजह से आपको सीवीए देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर कोई भी पर्सन ओवरवेट है तो उसके अंदर भी सीवीए होने के चांसेस हाई रहेंगे। नेक्स्ट है स्मोकिंग, अगर कोई भी पर्सन स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट होने का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और सीवीए होने का चांस भी हाई रहेगा। नेक्स्ट है डायबिटीज़, एंडोकार्डिटिस। इसके अलावा कोई भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, हार्ट के वॉल्व से रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी आपको होने के चांसेस हाई रहेंगे। सो ये हमारे पास कॉजेज़ थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं इस कंडीशन के अंदर, जो भी पेशेंट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट से सफ़र कर रहा है उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है नमनेस और वीकनेस ऑन द फेस, फेस के ऊपर नमनेस देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, सो अगर ब्रेन की कोई भी इंजरी हुई है तो पेशेंट के मेंटल स्टेटस के अंदर तो चेंज आएगा ही, मतलब पेशेंट इसमें बोल नहीं पाएगा ढंग से, प्रॉपरली समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा ट्रबल इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर किसी को भी सीवीए हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा ना, पेशेंट बोल नहीं पाएगा, स्पीकिंग के अंदर ट्रबल होगा और कोई भी चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ पेरीफेरल विजन, पेरीफेरल विजन जो होता है ना उसका लॉस देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और साइन एंड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस क्या होता है, वीकनेस ऑन वन साइड। सो बॉडी पार्ट के अंदर कोई भी एक साइड के ऊपर अगर आपको वीकनेस देखने को मिलेगी ना, एक साइड का बॉडी पार्ट जो होंगे ना सारे, उनके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, तो उसको बोलेंगे हेमीपैरेसिस। नेक्स्ट है हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। ये एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, हाफ साइड पैरालिसिस। हेमीप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी का जो हाफ साइड होता है या आधी बॉडी जो होती है वो पैरालिस हो जाती है। अगर आपको हेमीप्लेजिया को डिटेल में समझना है तो आपको हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो प्लेलिस्ट है ना वहाँ पर जाकर इसके अंदर वीडियो देखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास अटेशिया, अटेशिया देखने को मिलता है। अटेशिया का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, यानी कि जो भी हमारी वॉलंटरी मसल कंट्रोल्स होती है ना, ऐसी मसल्स जिनको हम खुद कंट्रोल करते हैं उसके अंदर लॉस देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट अपने हाथ पैर को खुद से मूव नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा, पोस्चर बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो सब अटेशिया के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिसएरिथ्रिया, डिसएरिथ्रिया का क्या मतलब होता है, मोटर स्पीच डिसऑर्डर। पेशेंट जो है वो बेसिकली बोल नहीं पाएगा अपनी चीज़ों को, जो भी वो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाएगा, उसका मोटर नर्व सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का क्या मतलब होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग,
यानी कि स्वेलिंग के अंदर स्वेलो करने में कोई भी चीज़ को डिफ़िकल्टी होगी, पेशेंट कुछ भी निगल नहीं पाएगा। इसके अलावा एफेसिया देखने को मिलेगा। एफेसिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू स्पीच। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट जो है वो प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाएगा, जवाब नहीं दे पाएगा, तो उसको बोलेंगे अफेशिया। इसके अलावा एग्नोसिस भी देखने को मिलेगा। एग्नोसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और पीपल। इसके अंदर पेशेंट कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा और लोगों को पहचान नहीं पाएगा। सो उस कंडीशन को बोलते हैं एग्नोसिस। सो ये सारे कुछ हमारे पास सारे यहाँ से लेकर जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे उनको हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेडिकल टर्म्स भी थी जो भी हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के बारे में। सो इसके अंदर क्या होता है? डायग्नोसिस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जो भी टेस्ट होते हैं ना, जैसे कि किसी को सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन या स्ट्रोक हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या डायग्नोसिस होता है, किस तरीके से सिचुएशन को डायग्नोस करते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे डायग्नोसिस के अंदर। हम लोग टेस्ट के नाम भी पढ़ेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि उस टेस्ट की वजह से आपको क्या चीज़ें पता चलती हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास सिटी स्कैन। सो सीवीए की कंडीशन में सिटी स्कैन करवाया जाता है और सिटी स्कैन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़, यानी कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है ना ब्रेन का, उसके अंदर कोई भी डैमेज हो गया या फिर कोई इंटरनल डैमेज हो गया, तो अगर स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी है ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो आपको सिटी स्कैन के द्वारा पता चल जाएगी। इसके अलावा एडिमा, यानी कि कोई भी अगर ऐसा समझ लो आप स्वेलिंग हो गई है ब्रेन के अंदर, कोई भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, उसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है ना, तो वो आपको सीटी स्कैन के द्वारा पता चल जाएगी। इसके अलावा हेमाटोमास, इस्चीमिया और इन्फाक्शन। इस्चीमिया और इन्फाक्शन का मतलब आपको पता है। इस्चीमिया का मतलब होता है ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाना। ये जो ब्लड सप्लाई है ना वो इस्चीमिया के अंदर रिड्यूस हो जाती है, और जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो इन्फाक्शन के अंदर कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है और उसकी वजह से टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी सीटी स्कैन के थ्रू। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोसिस है पीईटी स्कैन। पीईटी स्कैन क्या होता है? प्रोवाइड्स डाटा ऑन सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड फ्लो चेंजेस। पीईटी के अंदर क्या होता है ना, जो भी सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म है, इसके अलावा ब्लड फ्लो जो भी हो रहा है ना सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर, सेरिब्रल वेन्स के अंदर, उन सब के अंदर कोई भी चेंजेस है तो वो आपको पीईटी के द्वारा पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमआरआई। एमआरआई का क्या काम रहता है यहाँ पर? शोज़ एरिया ऑफ इन्फाक्शन। एमआरआई करने से कौन से पार्ट के अंदर इन्फाक्शन हुआ है, यानी कि टिश्यूज़ की डेथ हुई है, इसके अलावा हेमरेज कहाँ पर है, एवी मालफॉर्मेशंस और एरिया ऑफ इस्चीमिया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है। इसके अलावा सेरिब्रल एंजियोग्राफी। सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्या करती है? हेल्प्स डिटरमाइन स्पेसिफिक कॉज ऑफ स्ट्रोक। क्या कॉज है स्ट्रोक का, बेसिकली कॉज हुआ किस वजह से है। इसके अलावा हेमरेज है, ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरी है, आर्टरीज के अंदर अगर कोई भी ब्लड क्लॉट है, इसके अलावा अगर कोई भी हेमरेज हुआ है या फिर कोई भी कॉज, उन सब को जानने के लिए हम लोग सेरिब्रल एंजियोग्राफी करवाते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट है ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। अब ट्रांसक्रेनियल डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है या फिर इसकी वजह से आपको क्या चीज़ें पता चलती है? इवेलुएट्स द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू मेजर इंट्राक्रेनियल वेसल्स। सो इंट्राक्रेनियल वेसल्स जो भी होती है ना, वहाँ पर ब्लड फ्लो किस वेलोसिटी के साथ हो रहा है उसकी डिटेल स्टडी आपको इस टेस्ट की वजह से पता चल जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्कल एक्सरे भी करवाया जाता है इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या कोई भी लेबोरेटरी स्टडीज़। अब लेबोरेटरी स्टडीज़ के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं? कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन यानी कि सीबीसी, इसके अलावा प्लेटिलेट एंड क्लॉटिंग स्टडीज़, वीडीआरएल, आरपीआर लेवल, एरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट जिसको हम लोग ईएसआर रेट भी बोलते हैं। इन सारी ब्लड जो भी ब्लड डिटेल्स इनके बारे में हम लोग कंसिडर करते हैं, स्टडी करते हैं। ये सारी सिचुएशंस हमारे डायग्नोसिस के अंदर आ गई। सो आई होप आपको डायग्नोसिस समझ आया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सो अगर सीवीए की कंडीशन है ना, इसको हम लोग ट्रीट ना करें या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? डेथ हो सकती है पेशेंट की, बिल्कुल। इसके अलावा टिश्यू इन्फाक्शन। टिश्यू इन्फाक्शन का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू है ब्रेन के, वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी और उसकी वजह से टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी, उसका मतलब हो गया टिश्यू इन्फाक्शन। इसके अलावा कार्डियक डिसफंक्शन देखने को मिल सकते हैं, सेरिब्रल डिसफंक्शन देखने को मिल सकते हैं। सो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के अंदर हम लोग दो टाइप का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, उसके बाद में पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। ये दोनों मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर देखो आपको डायरेक्टली नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछ सकता है सीवीए की कंडीशन में, या फिर आपको मेडिकल मैनेजमेंट भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। अब मेडिकल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि ट्रीटमेंट, इस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा पेशेंट को। ट्रीटमेंट के अंदर क्या आएगी, एक तो ड्रग्स आ गई। ट्रीटमेंट के अंदर सॉरी आप ड्रग्स पढ़ोगे, इसके साथ में कोई भी ऐसी मान लो हैबिचुअल चेंजेस है, कोई भी डेली लिविंग एक्टिविटी है ना, उसके अंदर कोई भी चेंजेस है तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएगी। सबसे पहले है इंक्रीज्ड आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी का क्या मतलब होता है, ब्रेन के अंदर प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, जिसको हम लोग आईसीपी बोलते हैं शॉर्ट में। सो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर जो सीवीए की कंडीशन है ना, उसके केस में क्या होता है, जो आईसीपी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आईसीपी इंक्रीज क्यों होती है, या आईसीपी का क्या प्रॉपर फुल फॉर्म है, ये कैसे होता है, इसके ऊपर हमारे पास डिटेल में एक वीडियो है जो कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में समझ लेना। यहाँ पर तो हम लोग इसका मैनेजमेंट समझते हैं। सो अगर इंक्रीज्ड आईसीपी की कंडीशन में क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी इंक्लूड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। सो आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसके लिए हम लोग कौन सी मेडिकेशंस देंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स क्या करेगी, जो इंक्रीज्ड आईसीपी का लेवल है उसको रिड्यूस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो ये भी एक ड्रग की कैटेगरी है जो कि क्या करती है, दीज आर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या करती है, यूज्ड फॉर सीवीए, ये सीवीए की कंडीशन में यूज होती है। इट कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन इनटू प्लाज्मिन। जो हमारे पास ये ड्रग्स होती है ना, ये क्या करती है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करती है, जो कि क्या है, विच इज़ अ एंजाइम दैट ब्रेक द ब्लड क्लॉट। जो कि क्या करेगा, कोई भी ब्लड क्लॉट है ना हमारे ब्लड वेसल के अंदर, उसको जाकर ब्रेक करेगा, ठीक है। एक बार मैं वापस समझाता हूँ। जैसे कि रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करते हैं, ये एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट क्या होता है, ऐसे ड्रग्स जो कि किसी भी ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस का फॉर्मेशन को जाकर तोड़ते हैं और ब्लड सप्लाई को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेंगे। प्लाज्मिन एक एंजाइम है जो कि ब्लड क्लॉट को तोड़ता है, ठीक है। तो ये काम करेंगे हमारे पास रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स। एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जो भी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन है ना वो और बढ़े ना, या फिर और ज़्यादा फॉर्मेशन ना हो ब्लड क्लॉट का, उसको रोकते हैं। इसके अंदर आने वाली ड्रग कौन सी है, एक तो हेपेरिन है, एक वारफेरिन है। ये दोनों ड्रग्स होती है जो कि इसके अंदर आती है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, टू प्रिवेंट फर्दर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, जो कि फर्दर या फिर और ज़्यादा फॉर्मेशन थ्रोम्बस के होने से रोकती है और ब्लड सप्लाई को मेंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी प्लेटिलेट्स ड्रग्स। एंटी प्लेटिलेट्स ड्रग्स क्या होती है, जैसे कि एस्पिरिन, इसके अंदर आने वाली ड्रग कौन सी है, एस्पिरिन, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट्स प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन। जो भी प्लेटिलेट का एग्रीगेशन होता है, या फिर जहाँ पर मान लो ब्लड क्लॉट बना है, तो वहाँ पर जो भी प्लेटिलेट्स आएगी ना, उनके एग्रीगेशन को, या फिर एग्रीगेशन का मतलब होता है जमा होना एक जगह पर, वो जो भी आकर इकट्ठा होगी उनको रोकेगा, और जो कि और ज़्यादा थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को होने से रोकेगा, ठीक है। इसके अलावा हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग भी यहाँ पर की जाती है इस कंडीशन के अंदर। सो आई होप आपको पूरा जो भी मैनेजमेंट है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। देखो सर्जिकल मैनेजमेंट कब किया जाता है, जब ड्रग से काम नहीं बन रहा होता है। तो इसके अंदर दो सर्जरीज हैं जिनके हम लोग नाम और एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कैरोटिड एंडेरेक्टेरेक्टोमी, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है ना कि दिस इज द रिमूवल ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग और थ्रोम्बस फ्रॉम इन द कैरोटिड आर्टरी। सो जो भी हमारे पास आर्टरी है ना जिसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है, सर्जरी के द्वारा उसको रिमूव करने की जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं कैरोटिड एंडेरेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेमीक्रेनिएक्टोमी। हेमीक्रेनिएक्टोमी क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है ना, मे बी परफॉर्म्ड फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी। सो इंक्रीज आईसीपी होता है तो उसके अंदर ये चीज़ परफॉर्म की जाती है, ठीक है।
सो ये था हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास नर्स है उसके क्या रोल है। सो नर्स के रोल तो बेसिकली आपको मालूम ही है, जैसे कि पोजीशन टू प्रिवेंट रिलीव प्रेशर। नर्स का काम है कि एक प्रॉपर पोजीशन देना ताकि जो भी प्रेशर पेशेंट को फील हो रहा है वो कम हो। इसके अलावा एलिवेट अफेक्टेड आर्म टू प्रिवेंट एडिमा एंड फाइब्रोसिस। एडिमा और फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो भी अफेक्टेड आर्म है या अफेक्टेड पार्ट है ना बॉडी का, उसको एलिवेट करना है। प्रोवाइड फुल रेंज ऑफ मोशन 4 or 5 times a day टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी। जॉइंट की जो भी मोबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो भी एक पैसिव एक्सरसाइज करानी है पेशेंट को, उसके मोशन, उसके जो भी जॉइंट्स है ना उनको फुल रेंज ऑफ मोशन में प्रोवाइड करना है। इसके अलावा है टीच पेशेंट टू मेंटेन बैलेंस इन ए सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को एक सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर बैलेंस मेंटेन करवाना है। नेक्स्ट है इंकरेज पर्सनल हाइजीन एक्टिविटी एज सून एज पेशेंट कैन। पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है और पेशेंट को इनकरेज करना है कि जल्दी से जल्दी वो भी अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी मेडिकेशंस है प्रिस्क्राइब्ड है उन सबको एडमिनिस्टर करना है प्रॉपर डोज के साथ, प्रॉपर रूट के साथ और प्रॉपर टाइम। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखकर जो भी ड्रग्स है उन सबको एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को। इसके अलावा कंसल्ट ऑल क्वेरीज विद सीनियर डॉक्टर रिगार्डिंग पेशेंट हेल्थ। पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबको डॉक्टर से या सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मेक अ डाइट प्लान विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन। डाइटिशियन की हेल्प से पेशेंट की नेसेसरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान फॉलो करना है जो कि पेशेंट की हेल्थ को जल्दी इंप्रूव करेगा। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए ना तो आपको टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको इसके साथ साथ सारे टॉपिक्स की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी जो कि आपको जल्दी से जल्दी टॉपिक रिवाइज करने में हेल्प करेगी। थैंक यू।